पूर्व में हमने व्यक्तित्व के बारे में जाना, उसकी परिभाषा को समझा और उसके स्वरूप को पहचाना। तत्पश्चात हमने व्यक्तित्व के निर्धारकों की बात करी, जिसमें कि सर्वप्रथम बाल्यावस्था में व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कौन से ऐसे कारक होते हैं जिनके प्रभाव में आकर बच्चों का व्यक्तित्व निर्मित होता है, ऐसे कारकों की चर्चा करी और उनके बारे में जाना। आज की कक्षा में हम व्यक्तित्व के निर्धारकों की ही चर्चा करेंगे, एक सामान्य परिप्रेक्ष्य में जो हर अवस्था में व्यक्तित्व को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करते हैं। इन निर्धारकों में सबसे पहला कारक जैविक कारक है, जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता, मस्तिष्क, शारीरिक विशेषताएं इत्यादि कारक समाहित होते हैं। आनुवंशिकता। जैविक कारकों में पहला निर्धारक आनुवंशिकता। आनुवंशिक ब्लूप्रिंट व्यक्तित्व पैटर्न की सीमा निर्धारित करते हैं, जिसके दायरे के भीतर रहकर व्यक्तित्व का विकास होता है। यह आनुवंशिकता मुखाकृति, हमारा जेंडर, मसल्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारा नेचर आदि में एक्सप्रेस होता है, यानी कि अभिव्यक्ति पाता है। आनुवंशिकता, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादी बाबा, हमारे नानी नाना और उनके भी माता पिता यानी कि फोर फादर से हमें क्रमबद्ध रूप से प्राप्त होती रहती है। ज़रूरी नहीं कि क्वालिटीज़ हमारे माँ बाप से ही हमें सारी की सारी मिले। हमारे कुल में कहीं ना कोई व्यक्ति एक विशिष्ट अगर लक्षण को धारित करता है तो वह हम में आ सकता है। यही आनुवंशिक गुणों का प्रभाव होता है। दूसरे अन्य व्यक्तित्व के निर्धारक में मस्तिष्क की भी बहुत ही आवश्यक भूमिका देखी जा सकती है। ब्रेन एक ऐसा बायोलॉजिकल ऑर्गन है जो कि पर्सनैलिटी के व्यापक पैटर्न का निर्धारण करता है, अर्थात व्यक्तित्व के बहुत सारे कर्म हमारे ब्रेन की क्रियाशीलता पे डिपेंड होते हैं। अतः मस्तिष्क भी एक बहुत प्रमुख निर्धारक है। जब हम मस्तिष्क की बात करते हैं तो यह प्रश्न भी उठता है दिमाग में कि ब्रेन किस तरह से व्यक्तित्व के निर्धारकों में एक भूमिका निर्वाहित करता है। और मैंने बताया कि ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी डिटर्मिनेंट। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा स्टडीज़ में देखा गया, शुरुआती दौर में पिता और बच्चे के मध्य एक ही तरीके से ब्रेन स्टिमुलेशन होता था, अर्थात उन दोनों में यह समानता देखी गई कि जो उनके मस्तिष्क में एक प्रकार का उत्तेजन हुआ या स्पार्क हुआ तो उनका प्रारूप, उनका पैटर्न पिता और बेटे में एकदम समान था। कुछ बड़ा होने पर बच्चे का कुछ बड़ा होने पर डिफरेंसेस आ गए और इस पे वातावरण का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, लेकिन शुरुआती दौर में वो सेम थे। यानी व्यक्तित्व के निर्धारकों में ब्रेन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करता है। प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन ESB research give an indication that a better understanding of human personality and behavior might come from the study of the brain। अर्थात मस्तिष्क के अध्ययन द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके व्यवहार को भली भांति समझा जा सकता है। अर्थात मस्तिष्क एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व निर्धारक के रूप में सामने आया। नेक्स्ट, शारीरिक विशेषताएं
यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंतर्गत व्यक्ति की लंबाई, उसका वजन, त्वचा का रंग, उसकी आंखें, बालों का रंग, व्यक्तित्व की बाह्य रूपरेखा यानी कि एक्सटर्नल उसका अपीयरेंस कैसा है, आउटवर्डली अपीयरेंस कैसा है, ये प्रतिदर्शित करता है। और ये जो इसका आउटवर्डली अपीयरेंस है, व्यक्तित्व के निर्धारकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप सभी को पता है कि हम सबसे पहले किसी व्यक्ति को जब देखते हैं, उसके आउटवर्डली अपीयरेंस के आधार पे कुछ अनुमान, कुछ चीज़ें अपने मन में बना लेते हैं। उसकी एक इमेज, उसका नेचर कैसा होगा, या फिर वो कैसा बिहेव करेगा, कैसा करता होगा इत्यादि, हम उसके केवल शारीरिक विशेषताओं के आधार पर ही सोचने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं से उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो उसके पर्सनैलिटी को निश्चित ही निर्धारित करती हैं। और जैसा शारीरिक संरचना के आधार पर हम पहले भी जानते हैं कि व्यक्ति की शारीरिक संरचना उसके व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति की शारीरिक संरचना में कोई दोष होता है तो वह व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो बैठता है। और इस संबंध में जैसे कि शेल्डन का कार्य काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने शरीर रचना को 3 वर्गों में विभाजित किया है, फर्स्ट एंडोमार्फिक और मेसोमार्फिक और थर्ड एक्टोमार्फिक। और एंडोमार्फिक में उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति मोटे होते हैं, कोमल होते हैं, गोल होते हैं और स्वभाव से बड़े निश्चिंत टाइप के होते हैं, काफ़ी मिलनसार होते हैं। जबकि मेसोमार्फिक के लिए उन्होंने बोला कि ये काफ़ी, इनकी मसल्स काफ़ी सुगठित होती हैं और इनकी शरीर रचना आयताकार दिखती है और मजबूत दिखाई पड़ते हैं और हमेशा ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, काफ़ी एक्टिव दिखाई पड़ते हैं, काफ़ी करेजियस होते हैं। और एक्टोमार्फिक के लिए उन्होंने ये बोला था कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी दुबले पतले होते हैं, लंबे होते हैं और कमज़ोर दिखते हैं, कमज़ोर होते हैं। और उनके लिए उन्होंने ये भी बताया था कि ये ऐसे व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं और इंट्रोवर्ट होते हैं। इस तरह से व्यक्ति की शारीरिक संरचना उसके व्यक्तित्व के गुणों को भी अभिव्यक्त कर रही है। हम ऐसा देख रहे हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिख रही है, शारीरिक संरचना यानी कि फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो दिख रहा है, उसके आधार पे भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होगा। यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित करने में उसकी शारीरिक संरचना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी क्रम में हम एक और चर्चा करेंगे आकर्षक व्यक्तित्व के बारे में, यानी कि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हम सबको ही बहुत ही प्रिय लगती है। चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, उसे इस विशेषता का लाभ अवश्य मिलता है। आकर्षक लोगों के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, जबकि जो लेस अट्रैक्टिव होते हैं, एक प्रकार की कहीं ना कहीं से एक ऋणात्मक अभिवृत्ति देखने में आती है। ये केवल सतही है, यानी सरफेस पे ही होता है। इसका पर्सनैलिटी की डेप्थ से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जहाँ फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, वहाँ पर एक ये भी स्थिति है जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर प्रत्यक्षीकृत करता है। आकर्षक बच्चे परिवार के सदस्यों के बीच, विद्यालय में अध्यापकों के बीच और अन्य अपने सहपाठियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो जाते हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अनुमोदित यानी कि अप्रूव किया जाता है। और ये जो अप्रूवल जो उन्हें सबसे प्राप्त होता है, उनसे उनका जो सेल्फ कंसेप्ट होता है वो काफ़ी सकारात्मक प्रभाव में आता है। यानी कि बड़ा पॉजिटिव उनका सेल्फ कंसेप्ट होता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है और उन्हें अपने बारे में उनका जो आत्म प्रत्यय है वो काफ़ी सकारात्मक व मजबूत प्रतिदर्शित होता है। इनका आत्मविश्वास तो मजबूत होता ही है, प्लस इसके साथ साथ उनमें सामाजिकता की भावना, बहिर्मुखता,
ऐसी विशेषताएं भी स्वतः ही विकसित हो जाती हैं, अर्थात ये काफ़ी घुलने मिलने लगते हैं, लोगों के साथ जल्दी ही घुल मिल जाते हैं। इन्हें आत्म प्रकाशन मतलब सेल्फ अपने आप के बारे में बोलने में और अपनी आवश्यकताओं, अपनी इच्छाओं, अपनी ज़रूरतों के बारे में कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं रहता, क्योंकि इन्हें पता है कि सामने से इन्हें अनुमोदन प्राप्त होगा। इस वजह से ये काफ़ी बहिर्मुखी नेचर भी इनका हो जाता है और अपने व्यक्तित्व की आकर्षक स्थिति के कारण वह अत्यंत लोकप्रिय भी हो जाते हैं। व्यक्तित्व के निर्धारकों में एंडोक्राइन ग्लैंड्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वे ग्लैंड्स हैं जो सीधे रक्त धारा में जटिल रासायनिक पदार्थ का सीक्रेशन करती हैं और इन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। हार्मोन्स की समुचित मात्रा व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावी बनाती है। समुचित अर्थात बैलेंस्ड, उचित मात्रा व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावी यानी बहुत ही ज़्यादा एप्रोप्रिएट या एक आइडियलिस्टिक स्वरूप प्रदान करती है। लेकिन जब इसकी अधिकता या कमी हो जाती है तो व्यक्ति के व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आने लगते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और यह पूरे शरीर के विकास को निर्धारित करती है। इससे निकलने वाले हार्मोन, जिसे कि हम वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन्स के भी रूप में जानते हैं, अगर यह अधिक सीक्रेट होता है तो शरीर का आकार बड़ा, जायंट तथा बिडौल हो जाता है तथा इस ग्रंथि की अल्प सक्रियता से व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि ही अवरुद्ध हो जाती है और व्यक्ति कायर, संकोची व झगड़ालू प्रवृत्ति का देखने में आता है। इस तरह से व्यक्तित्व निर्धारित होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों की भूमिका से। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, और अगर इसकी अधिकता है तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा और जिसके कारण शरीर के भार में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, सामान्य से काफ़ी कम वज़न हो जाता है। जबकि थायरॉक्सिन की अगर शरीर में कमी हो जाए तो व्यक्ति के वज़न में वृद्धि हो जाती है और उसमें निष्क्रियता पैदा हो जाती है। लो थायरॉक्सिन लेवल में बौनापन आता है। इसी प्रकार एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले एड्रिनल हार्मोन्स व्यक्ति को सुखवादी, सक्रिय और चंचल बनाते हैं, जबकि इसकी अल्प सक्रियता बालक को चिड़चिड़ा, कमज़ोर व कुसमायोजित बना देती है, मैल एडजस्टेड बना देती है। ये कुछ ग्रंथियों के बारे में हमने बात करी जिनसे निकलने वाले हार्मोन्स का सीक्रेशन कहीं ना कहीं से हमारे व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, और अगर इन सब का सीक्रेशन बिल्कुल बैलेंस्ड होता है तो एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व सामने आता है और उस व्यक्तित्व में एक कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉजिटिव होता है। इस तरह से हमने देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की भूमिका और बायोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और उसको निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करते हैं।